हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोटबुक एडुकेयर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो 8वीं चैप्टर है उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर के बारे में अगर कहा जाए तो ये चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में कहा जाता है ना। चैप्टर नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसे इंग्लिश में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बोलते हैं। इससे पहले 7 चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो अपलोड की जा चुकी है, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड और कुछ लाइव क्लासेस थी। इन सब का लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यदि उन सारे वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप उन्हें पहले देख लें, या आप इसे भी पहले देख लें और उनको देख लेंगे तो आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन वायरस जनित रोग, कहने का मतलब वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन 1 में है हैजा, टीबी, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, मलेरिया, एड्स। ये 4 बीमारी हैं। आपको पता करना है कि कौन इसमें से वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हैजा जो होता है, जिसको कॉलरा कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। टीबी जो है ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जिसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी का पूरा नाम भी होता है ट्यूबरकुलोसिस। और मलेरिया जो होता है वो एक प्रकार का परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है। और एड्स जो है वो एक प्रकार के वायरस से होने वाला रोग है, और उस वायरस का नाम होता है HIV वायरस, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने आपके लिए कुछ ट्रिक भी लाया है कि वायरस के कारण होने वाले और भी कुछ बीमारियां हैं। जरूरी नहीं कि यही ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन में आए, और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे, पोएचे का मतलब होता है पीछे छोड़ गई। ट्रिक की लाइन अच्छी बैठ जाए इसीलिए ऐसा ये पोएचे सब लिया गया था। रेखा में देखिए जरा गौर से, रेखा में रे से होता है रेबीज, खा से होता है खसरा, ह से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ये दिमागी बीमारी होता है, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ड से डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर, ग से गलसोथ, और ई से इन्फ्लुएंजा। ये सब बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। आप ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। पोएचे को मतलब पीछे कहा जाता है। रे से रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा। पोएचे, पोएचे का मतलब पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डेंगू, और ग से गलसोत, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक लाइक दबाइए, लाइक कमेंट कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एड्स के रोगाणु है, मतलब ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो एड्स का रोगाणु है। रोगाणु कहने का मतलब जिसके कारण एड्स होता है। पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, दूसरा ऑप्शन है HIV, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस, और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। वो कौन सा वायरस है जिसके कारण एड्स होता है? आपको बताया गया है कि एड्स एक प्रकार का वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो एड्स जो होता है वो होता है HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV वायरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ट्रैकोमोनास जो होता है वो एक प्रकार का रोगाणु वो भी है, लेकिन वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रोगाणु है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो एक काउ पॉक्स, गाय में एक बीमारी होता है जिसको एंथ्रेक्स बोलते हैं, जिसको काउ पॉक्स भी बोलते हैं, उसी का रोगाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस।
हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जिसमें जो लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर में सूजन पैदा करता है, वो हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस के कारण ही होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैजा इनमें से हैजा निम्न में से किससे होता है? मतलब इन 4 ऑप्शंस को देखना है, पता करना है कि किसके कारण हैजा होता है। पहला ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरी। हैजा को ध्यान रखना है आपको कि हैजा को अंग्रेजी में हम कॉलरा भी कहते हैं। हैजा को क्या बोलते हैं? कॉलरा। तो हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, राइनो वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो हैजा जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है। और हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इन सब ऑप्शन के बारे में भी जानिए, क्योंकि सवाल जरूरी नहीं कि हैजा के बारे में भी आए, इन सब से जुड़ा भी आ सकता है। तो इस क्लासेस के माध्यम से हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, लेकिन उसके सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बेनिफिट देगा। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है, और ये टाइफाइड, जिसको नम्यादी बुखार भी बोलते हैं, टाइफाइड इसके कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, टाइफाइड होता है। राइनो वायरस होता है जिसके कारण कॉमन कोल्ड की बीमारी, जिसको जुकाम कहते हैं, सामान्य जुकाम, वो ये भी एक वायरस है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टो की मतलब इससे कौन सी बीमारी होता है? इससे होता है जुकाम। ओके, और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का मतलब ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और ये न्यूमोनिया फैलाता है। न्यूमोनिया जो फेफड़ा से संबंधित खास करके बच्चों में ज्यादातर होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण न्यूमोनिया नाम का बीमारी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, न्यूमोनिया। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग, जिसको प्रोटोजोअल डिजीज कहते हैं। ऑप्शन है ए में एड्स, मलेरिया, हैजा, क्षय रोग। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, और एड्स वायरस के कारण होता है। तो हमसे पूछा गया है प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब कौन प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है? तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना है आपको कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया फैलता है, होता है मलेरिया, फैलता तो मच्छर के कारण है। मलेरिया का जो रोगाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एड्स वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस होता है उसका? एड्स का वायरस होता है HIV, पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स भी एक शॉर्टकट नाम है, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हैजा का जो रोगाणु होता है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, पीछे वाले क्वेश्चन में आया था। और टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु के कारण होता है। हवा के द्वारा फैलता है टीबी, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर उससे आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ और भी बातें दी गई है कि प्रोटोजुआ के कारण और कौन सी बीमारियां होती है। जरा इसको भी जरा एक बार आप देखिए। प्रोटोजुआ के कारण यहाँ पे एक ट्रिक लिखा गया है, पापा काम पर सोते हैं। इसको सीरियसली नहीं लेना है, ये ट्रिक बनाने के लिए ऐसा लिया गया है। पापा काम पर सोते हैं, पा से हो जाएगा यहाँ पर, पापा से हो जाएगा क्या? पायरिया। का से हो जाएगा कालाजार। मौ से हो जाएगा मलेरिया, जिसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है अभी। पे से हो जाएगा पेचिस, मतलब अमीबीय पेचिस। सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी, जिसको हम निद्रालु बीमारी या इंग्लिश में से स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो ये सब एक प्रकार के प्रोटोजुआ के कारण होने वाला रोग है। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ट्रिक क्या है? पापा काम पर सोते हैं, मतलब पायरिया, कालाजार, मलेरिया, और सोने की बीमारी, और पर से पेचिस। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अभी जिसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे थे वही बात है, जैसे पेचिस है ना, वही सवाल यहाँ आया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अमीबी पेचिस निम्न में से किसके द्वारा होता है?
अमीबीपेचिस, इसको अमीबिएसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, ए में दिया गया साल्मोनेला टाइफी, 2 में राइनोवायरस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और विब्रियो कॉलरी। पिछले कुछ सवालों में हमने बार-बार डिस्कस किया है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड, तो ये तो होगा नहीं। राइनो वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड, जिसको जुकाम कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रकार का परजीवी है, और ये परजीवी मतलब पारासाइट, और ये इसके कारण ही होता है कौन? अमीबी पेचिस, जिसको अमीबिता कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है विब्रियो कॉलरी, तो विब्रियो कॉलरी भी नहीं होगा, क्योंकि विब्रियो कॉलरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इससे हैजा होता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य जुकाम निम्न में से किससे होता है? सामान्य जुकाम मतलब जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, खांसी जिसको कहते हैं, वो किससे होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। विब्रियो कॉलरी, मतलब ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण कॉलरा, जिसको हैजा कहते हैं, तो विब्रियो कॉलरी के कारण होता है हैजा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे कॉमन कोल्ड के बारे में पूछा गया है। दूसरा है राइनो वायरस। जुकाम जो होता है वो एक वायरल डिजीज है, और वो होता है राइनो वायरस के कारण, तो ये हमारा सही जवाब होगा। साल्मोनेला टाइफी, इससे होता है टाइफाइड, जिसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं, तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो होता है न्यूमोनिया जिसके कारण होता है, तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइनो वायरस, सामान्य जुकाम इसी के राइनो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? लिम्फोसाइट्स के बारे में कहा गया है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है उसी का एक प्रकार है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो से इसमें सवाल पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, उसमें टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछा गया है, ये उत्पन्न कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है अमाशय में, बी है थाइमस में, सी है अस्थि मज्जा में, और डी है यकृत में, यानी कि लीवर में। तो ध्यान रखिएगा कि जो लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इसे बी सेल या टी सेल भी कहा जाता है। दोनों के दोनों उत्पन्न होते हैं बोन मैरो में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? बोन मैरो में। लेकिन अगर कहा जाए कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ परिपक्व होते हैं, अगर परिपक्वन की बात की जाए, तो ध्यान रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में परिपक्व होता है, और बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही परिपक्व होता है। बोन मैरो को ही हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान रखना है आपको कि 7 के बाद 8 आएगा, सॉरी। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो बनता कहाँ है? बोन मैरो में। और परिपक्व कहाँ होता है? मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। रेबीज के टीका का प्रचलन किसने किया? रेबीज जो एक वायरस के कारण होने वाला रोग है, जो कुत्ता वगैरह के काटने से होता है, कुत्ता हो, गिलहरी हो, सियार हो, इसके काटने से रेबीज होता है, तो इसका टीका किसने प्रचलन किया था? ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, लेमार्क और डार्विन। तो जो रेबीज का टीका का खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर। इन्होंने ही रेबीज का टीका का खोज किया था। रेबीज एक ऐसा बीमारी है जिसका लक्षण यदि प्रदर्शित हो गया तो मरना निश्चित है, भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। जैसे अगर कुत्ता काट लिया तो उसका तुरंत आप ट्रीटमेंट करवाइए, तुरंत आप वैक्सीन लीजिए। नहीं तो अगर उसके लक्षण, जरूरी नहीं कि तुरंत हो जाएगा, कुछ समय लगते हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल भर भी लग सकते हैं। तो अगर लक्षण प्रदर्शित हो गया तो फिर भगवान भी उसे नहीं बचा सकते हैं। यही वो वैज्ञानिक है लुई पास्चर, जिन्होंने रेबीज के टीका का खोज किया था। अगर एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला कोई वैक्सीन बनाया था। एडवर्ड जेनर जो थे वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला वैक्सीन बनाया था चेचक का, है ना? चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, साधारण ट्यूमर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्यूमर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है वेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर।
तो आपको ध्यान रखना है कि ट्यूमर जो भी है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो बॉडी पे जो तिल वगैरह होता है वो भी एक प्रकार का ट्यूमर है, लेकिन वो नॉन कैंसरस है, उससे कैंसर नहीं होता, तो वो एक प्रकार का वेनाइन ट्यूमर है, वो फैलता नहीं है बहुत। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो वो समय के साथ फैलता है, बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, वेनाइन ट्यूमर जिसको नॉन कैंसरस भी बोलते हैं, और मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसको कैंसरस भी बोलते हैं, मतलब जिसके कारण कैंसर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य कितने ड्रग का कुप्रयोग किया जाता है? ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, औषधि, लेकिन यहाँ लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। ड्रग का मतलब नशीला पदार्थ नॉर्मली लोग। तो कितने ऐसे ड्रग हैं जिसका कुप्रयोग मतलब गलत उपयोग किया जाता है? तो ऐसे 3 ड्रग हैं जिसका कुप्रयोग मतलब गलत उपयोग किया जाता है। कौन कौन? ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स को कोकीन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि कितने ऐसे ड्रग हैं जिसका कुप्रयोग किया जाता है, तो वो है 3। कौन कौन? ऑपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स को कोकीन भी कहते हैं। ओके, 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अपना जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहेंगे, ताकि हमें ये पता चलेगा कि आप कितना जान पा रहे हैं। ये वीडियोस रिकॉर्डेड है, तो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे हमारी बात। क्वेश्चन नंबर 11, हिस्टामिन किससे संबंधित है? हिस्टामिन जो है वो इन चारों में से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है एलर्जी से, उदासीनता से, एंटीबॉडी से, इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टामिन के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि हिस्टामिन जो होता है, जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होता है तो बॉडी में हिस्टामिन बनना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि हिस्टामिन जो है कि एलर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन कैंसर का प्रकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके समक्ष कि इनमें से कौन कैंसर का एक प्रकार है। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, स्किन में कैंसर है, हड्डी में कैंसर है, लीवर में कैंसर है, ब्लड में कैंसर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है, कौन कौन? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये कौन सा सही जवाब होगा कि कौन कैंसर का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो एक प्रकार का कैंसर है। जैसे ल्यूकेमिया जो होता है कि अगर ब्लड में हो गया, रक्त में अगर कैंसर होता है तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, लिम्फोमा अगर लिम्फ नोड में कैंसर हो गया तो उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। सार्कोमा मतलब अगर बोन हड्डियों में अगर कैंसर हो गया तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि कैंसर, ये तीनों ऐसे प्रकार हैं जो कैंसर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्को वायरस में कौन सा जीनोम होता है? जो मिस्को वायरस होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात जानिए। ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि मिस्को वायरस इनमें से कौन सा जीनोम होता है। एक सूत्री डीएनए, एक सूत्री कहने का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, द्विसूत्री आरएनए का मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक सूत्री डीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और द्विसूत्री डीएनए का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वो कौन सा वो जीनोम होता है मिस्को वायरस में? इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, जो एक प्रकार का वायरल डिजीज है, तो वो इन्फ्लुएंजा इसी मिस्को वायरस के कारण होता है। ध्यान रखेंगे कि इन्फ्लुएंजा मिस्को वायरस के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा वो मिस्को वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा मिस्को वायरस के कारण होता है। तो मिस्को वायरस जो होता है वो एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। मैक्सिमम ऐसे वायरस हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं। ठीक है, ओके। ये इमेज है आरएनए का, डीएनए का। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये बेस पेयर है, आपको दिख रहा होगा ये जो दिया हुआ है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, पिछले वीडियो में कराया गया था, जिसको नाइट्रोजनी बेस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 14 ना, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है। पॉलियोमा, इनमें से कौन सा जीनोम पाया जाता है? पॉलियोमा एक प्रकार का वायरस है। किसके? जो पोलियो का नाम सुना होगा, जिसको लकवा कहते हैं सामान्य भाषा में, कि पॉलियोमा में इनमें से कौन सा जीनोम पाया जाता है? इस 4 ऑप्शंस को देखिए, हमें बताना है कि पॉलियोमा जो वायरस है उसमें कौन सा जीनोम पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अधिकांश वायरस जो होता है उस सब में आरएनए मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन पॉलियोमा एक ऐसा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ओके, मतलब इसका जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है कैसा? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब अभी कुछ देर पहले जो इमेज बनाया गया था, इस टाइप का डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है किसमें? पॉलियोमा में। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पोलियो नाम का बीमारी होता है, जिसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? लकवा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल कह रहा है, विषाणु जिसको वायरस कहते हैं के जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, मतलब वायरस के जीनोम कितने न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं? तो इसे आपको रटना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा कि जो वायरस होते हैं उसके जीनोम में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 5000। कितनी होती है? 5000। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिम्फोसाइट कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? कुछ देर पहले मैं बताया था कि लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी की तरह वो काम करता है, और इसमें होता है कौन? 2 प्रकार का, एक होता है बी सेल जिसको बी लिम्फोसाइट्स, और एक को बोलते हैं टी सेल जिसको टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। बी सेल जो होता है, जब कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, और टी सेल जो होता है वो क्या करता है? उस पर प्रतिघात करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो एचआईवी वायरस होता है जब बॉडी में आता है तो वो डायरेक्ट टी सेल पे आक्रमण कर देता है, तो इसीलिए जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको कई प्रकार की बीमारियां होती रहती है। तो ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? तो बी सेल और टी सेल। दोनों के दोनों बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में। और बी सेल परिपक्व कहाँ होता है? बोन मैरो में। और टी सेल परिपक्व कहाँ होता है? थाइमस में। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, बी लिम्फोसाइट्स विभाजित होकर, जब बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड हो जाते हैं परिपक्व होने के बाद, जब डिवाइड होते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बनाते हैं? प्लाज्मा सेल। अस्थि मज्जा नहीं बनता है, अस्थि मज्जा में वो बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में, ब्लड नहीं बनते हैं वो। इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं। कब? जब बी लिम्फोसाइट्स आपस में जब वो विभाजित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरक्षी को इनमें से किस रूप में दर्शाया जाता है? एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रतिरक्षी अणु होते हैं उसमें कुल 4 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है, जिसमें 2 जो होता है वो छोटा होता है जिसको हम लघु कहते हैं, और 2 जो होता है वो बड़ा होता है जिसको हम बृहद या दीर्घ कहते हैं। 2 जो होता है वो बड़ा होता है, और इसी को H2L2 के रूप में दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो प्रतिरक्षी होते हैं उसको H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन कवक जनित रोग है? कवक मतलब फंगस जिसको बोलते हैं, कवक मतलब फंगस। आपने फंगस तो देखा ही होगा, फंगस रोटी पे रहता है, रोटी जब बासी हो जाएगा तो फंगस, या बरसात के दिनों में आपने देखा होगा गोबर छत्ता देखा होगा, तो गोबर छत्ता एक प्रकार का फंगस है। तो कह रहा है कि ये 4 बीमारी के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से कौन है जो फंगस के कारण होने वाला रोग है? पहला है दाद, जिसको हम दाद, खाद या खुजली भी कहते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, जिसके बारे में अभी बताया था कि ये एक प्रकार का वायरस के कारण होने वाला रोग है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा है टाइफाइड, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, और वो कौन सी बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मियादी बुखार। इसी को क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। मलेरिया, ये एक प्रकार के परजीवी के कारण होने वाला रोग है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो कवक के कारण कौन होता है? दाद, जिसको हम दाद, खाद या खुजली कहते हैं।
आपने टीवी पे ऐड देखा होगा B4 बायोटेक्स, तो वो एक मेडिसिन हो जो जिससे दाद खाद या खुजली ठीक होता है। रिंग वॉर्म, रिंग गार्ड, इच गार्ड, ये भी कई सारी दवा है जिससे दाद खाद खुजली ठीक होता है। जालिम लोशन भी आपने देखा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि और ध्यान रखना है कि जो दाद खाद होता है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उस बीमारी का उपचार, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या उसे शल्य चिकित्सा कराते हैं। शल्य चिकित्सा का मतलब जिसको हम सर्जरी कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो आप सर्जरी समझते होंगे, मतलब चीर-फाड़। दूसरा है कीमोथेरेपी, मतलब बॉडी में केमिकल इंजेक्ट कराया जाता है। कीमोथेरेपी का मतलब केमिकल इंजेक्ट कराया जाता है। रेडियोथेरेपी मतलब उसके बॉडी में रेडिएशन जो होता है, जिसको एक्सरे कहते हैं, एक्सरे वगैरह, गामा रे वगैरह, वो उसके बॉडी में, उसके बॉडी से आर पार कराया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों चीज किया जा सकता है, किया जाता है। कीमोथेरेपी मतलब बॉडी के अंदर केमिकल चढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा कि जिन व्यक्ति को कैंसर होता है उनका जो बाल होता है वो झड़ जाता है। कैंसर के कारण बाल नहीं झड़ता है, उसकी जो मेडिसिन, जो कीमोथेरेपी जब कराया जाता है, कीमोथेरेपी, तो इसके कारण बाल झड़ जाता है, क्योंकि इस बॉडी की इस जो मेडिसिन केमिकल जो होता है वो बहुत हाई टेंडेंसी वाला होता है, जो हमारी बॉडी उसकी जो हीटनेस होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बाल झड़ने लगते हैं, है ना। शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी, चीर-फाड़, काट-कूट भी किया जाता है। जहाँ पे जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ट्यूमर निकल गया, कैंसर वाला, तो उसको काट के हटाया जा सकता है, तो वो सर्जरी भी एक तरीका है। कीमोथेरेपी भी होता है, रेडियोथेरेपी भी होता है, जिससे एक्सरे वगैरह, जिससे कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसे मारा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैंसर की बीमारी का उपचार ये सभी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21, विडाल परीक्षण, जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं, द्वारा किसका पता चलता है। ये 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो विडाल टेस्ट के द्वारा उसका पता चलता है। एड्स नहीं, एड्स के लिए इलीसा टेस्ट या पीसीआर एचआईवी वायरस के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इलीसा टेस्ट होता है, इलीसा, है ना। या पीसीआर के जरिए हम एचआईवी की जांच करते हैं। मलेरिया का अलग, मलेरिया का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। ध्यान रखना है आपको कि जो विडाल टेस्ट होता है वो किसका होता है, टाइफाइड का होता है। टाइफाइड जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, जिसमें बुखार लग जाता है लोगों को, तो विडाल टेस्ट जो होता है वो किससे संबंधित है, टाइफाइड से संबंधित है। बार बार आने वाले सवाल हैं ये सब, ध्यान रखना है आपको। और एड्स किससे होता है, इलीसा से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मलेरिया परजीवी के रोगवाहक, मतलब मलेरिया जो एक प्रकार का कौन सा प्रोटोजोअल डिजीज था, मतलब एक परजीवी के कारण होने वाला रोग था, वो किसके कारण फैलता है। वाहक कहने का मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेक्टर। कौन है जो मलेरिया को फैलाता है। होता और होना और फैलना अलग अलग चीजें हैं। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, लेकिन फैलता है मच्छर के काटने से। जैसे मान चलो कि अगर मुझे मलेरिया है, तो अगर कोई मच्छर मुझे काटेगा तो मेरे ब्लड जो होंगे उसके लार्वा उसके जो चोंच पे लग जाएगा, जिससे वो भोंकता है बॉडी के अंदर, और वो अगर आपको काटेगा तो वो लार्वा आपके बॉडी में इंजेक्ट होगा, तो वो फैलाने का काम मच्छर करता है। लेकिन वो कौन सा मच्छर है, मादा कुलेक्स, मादा एनाफिलीज, मादा बालू मक्खी, या इनमें से सभी। सभी तो हो नहीं सकते, फैलता तो किसी एक के कारण भी है मलेरिया, और सबको पता है कि वो कौन था, मादा एनाफिलीज। बच्चा बच्चा को पता होता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, और वो कौन सा मच्छर है, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा कुलेक्स मच्छर, इसके कारण भी ये भी एक वेक्टर का काम करता है, लेकिन वो कौन सा, जापानी एंटेफलाइटिस नाम की जो बुखार होती है वो मादा कुलेक्स से होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, डेंगू ज्वर का संवाहक, संवाहक को ही हम वेक्टर या वाहक को ही वेक्टर कहते हैं। तो हमें डेंगू बुखार के बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू बुखार का संवाहक क्या है, वेक्टर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एडिस मच्छर,
कुलेक्स मच्छर, डेंगू मच्छर या एनाफिलीज। अभी हमने जस्ट बताया था मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज से होता है, तो ये इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। दूसरा, डेंगू के लिए स्पेशल मच्छर का नाम दिया गया है, मच्छर का नाम है वो जो जिससे डेंगू फैलता है, और वो कौन है? एडिस मच्छर, जिसके कारण डेंगू फैलता है। ठीक है। और कुलेक्स मच्छर से कौन होता है? जापानी एंटेफिलाइटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में दाद दाद जिसको हम दाद खाद खुजली भी कहते हैं की बीमारी होती है। देखिए ये हाथों पे, इस व्यक्ति के हाथों पे ये बीमारी हो गया जिसका नाम क्या है? दाद, है ना। जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा। तो ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, ये कवक के कारण होने वाला रोग है, वायरस के कारण नहीं होता है। कृमि मतलब वॉर्म्स, कृमि के कारण जो बीमारी होता है उसमें से आपने सुना होगा हाथी पांव रोग, जिसमें पैर जो होता है वो मोटा फूल जाता है, जिसको हम एलिफेंथेसिस या फलेरिया कहते हैं। तो वो कृमि के कारण होता है ना। कौन? वुचेरिया वैनक्राफ्टी नाम का एक कृमि है, जिसके कारण हाथी पांव रोग, जिसको एलिफेंथेसिस या फलेरिया कहते हैं, वो होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दाद खाद खुजली है वो किसके द्वारा होता है? वो एक प्रकार का फंगल डिजीज है, मतलब फंगस यानी कि कवक के कारण होने वाला रोग है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है। प्रतिरक्षा कहने का मतलब हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब कोई छोटी मोटी बीमारियों से हमारा बॉडी अपने आप लड़ सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब ये कौन से पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी में जब एंट्री मारते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया करने का मतलब रिस्पॉन्स देता है। वो क्या है? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजीन। तो हमारे बॉडी में जब एंटीजेन एंट्री मारता है, मतलब कोई दूसरा बाहरी जीव, एंटीजेन का मतलब कोई बाहरी जीव जो हमारे बॉडी में आएगा, तो उस जैसे ही वो हमारे बॉडी में एंट्री मारेगा तो बॉडी एंटीजेन जब हमारे बॉडी में एंट्री मारेगा तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है कि ये हमारे शरीर का नहीं है, ये कहीं से बाहर आया। तो उसके लक्षण आपको दिखेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एलर्जन क्या होता है कि एलर्जन होता है जिसके कारण एलर्जी होता है। जैसे गाजर घास आपने सुना होगा, गाजर घास अगर उसको आप सूंघते हैं तो एलर्जी हो जाएगा। कुछ लोगों को मछली खाने से एलर्जी होता है। तो एलर्जन मतलब जिसके कारण एलर्जी होता है, दैट इज एलर्जन। टीका मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीन। आपने कोरोना की वैक्सीन तो लगाई होगी। और एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी के अंदर वो प्रतिरक्षा तंत्र खुद ही एक पदार्थ निर्माण करता है जो एंटीजन को मारने में काम आता है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी बाहर से भी हमारे बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। एलर्जी एलर्जी के कारण बनने वाले रसायन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुछ देर पहले आया था हिस्टामिन, किससे संबंधित था? एलर्जी से। तो एलर्जी के कारण बनने वाले रसायन क्या होंगे? हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है। कौन सा एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रम जो होता है कि जब माँ का जो गाढ़ा पीला दूध, जिसको हम खीस या खिरसा कहते हैं, तो जो खीस होता है जिसको खिरसा कहते हैं हम गांव में, उसमें मिलता है कोलेस्ट्रम और उसमें एक प्रकार का एंटीबॉडी मिलता है और वो एंटीबॉडी है IgA। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसका पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो IgA नाम का एंटीबॉडी उस कोलेस्ट्रम में मिलता है और इसी एंटीबॉडी के कारण बच्चों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो मजबूत होता है। इसीलिए डॉक्टर का सजेशन होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि IgA नाम का एंटीबॉडी उसे मिलेगा तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा और जब प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ पाएगा उसका शरीर। ओके, IgE जो होता है वो हमारे बॉडी में एलर्जी से बचने में सहायक होता है। ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में एलर्जी से बचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 28। रक्त में
मतलब ब्लड में एंटीजन तथा प्रतिरक्षी, एंटीजन तथा एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया का अध्ययन। मतलब जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आया और हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बना हुआ है, दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं मतलब मिलते हैं, तो जो परस्पर क्रिया के मतलब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। ध्यान रखना है आपको कि एंटीजन और एंटीबॉडी के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? ब्लड के अंदर, किसके अंदर? ब्लड के अंदर जो बीमारियां हैं, मतलब ब्लड से संबंधित जो डिजीज है, ब्लड से संबंधित जो बीमारी है, उस बीमारी का अध्ययन करना कहलाता है हिमेटोलॉजी। ओके। क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है कि क्रायोबायोलॉजी का मतलब होता है कि कम तापमान पर जो जीव जिंदा रहते हैं उसका अध्ययन करना कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। और एंजियोलॉजी का मतलब होता है कि संचार प्रणाली में जो धमनी सीरा है उसका अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है कि आप 28 तक बातें को समझ गए होंगे। 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पीसीआर से जांच होती है, मतलब पीसीआर इसका पूरा नाम होता है पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। इससे किसकी जांच होती है? तो ध्यान रखना है कि पीसीआर जो होता है वो एड्स के लिए होता है, तो वो एचआईवी, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, उसकी जांच की जाती है पीसीआर के जरिए। कैंसर का जो टेस्ट होता है उसमें कराते हैं बायोप्सी। क्या कराते हैं? कैंसर में बायोप्सी। बायोप्सी, ठीक है। क्षय रोग, टीबी जो होता है वो हवा के द्वारा फैलता है। हैजा जो होता है वो मल से उसकी जांच की जाती है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे 29 तक। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है? कैंसर से संबंधित कहने का मतलब कौन? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ध्यान रखेंगे आप। कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। हमने बताया था कि कार्सिनोमा जो होता है वो किससे होता है? स्किन का जो कैंसर है तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। ल्यूकेमिया का क्या होता है? ल्यूकेमिया मतलब ब्लड से संबंधित कैंसर, और लिम्फोमा मतलब लिम्फ नोड से संबंधित कैंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप 30 तक बातें समझ गए होंगे। अब बस 5 सवाल बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए संबंधित है? ओंकोजीन के बारे में कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप कि ओंकोजीन जो होता है वो कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन करना ओंकोलॉजी कहलाता है। तो ओंकोजीन जो होता है वो कैंसर से संबंधित होता है। एड्स से नहीं होगा, टीबी से भी नहीं होगा, और पोलियो से भी नहीं होगा। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? क्षय रोग को हम टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे 31 तक। अब तो देखते हैं 32। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, एड्स के बारे में बताया गया कि सब वर्ल्ड में एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको रटने वाला है, ध्यान रखिएगा। एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33। एल्कोहल, जिसको हम शराब और सामान्य भाषा में बोले तो दारू कहते हैं ना, दारू द्वारा मतलब शराब, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव मतलब बैड इफेक्ट, किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? हृदय पे मतलब दिल जिसको बोलते हैं, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हैं, और फेफड़ा जिसको लंग्स कहते हैं। तो एल्कोहल जो होता है वो इफेक्ट करता है लीवर को। किसको? लीवर को। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये सेकेंड लास्ट है और इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जुलाई, सब में 7-7 दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा। अभी हम बताए थे एड्स डे, एड्स डे 1 दिसंबर को होता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे आखिरी सवाल आज के वीडियोस का, आज के क्लास का सबसे आखिरी सवाल हेरोइन है। हेरोइन के बारे में कहा गया है कि हेरोइन क्या है? ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जो बनता है मॉर्फिन से। किससे बनता है? मॉर्फिन से। और जब मॉर्फिन को एसिटिलीकरण करते हैं तभी जाके हेरोइन प्राप्त होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि 2 बार एसिटाइल किया जाता है उसे, मॉर्फिन को। तो आंसर होगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और वीडियो की आखिरी तक आप देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पिछले जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं 1 से लेके 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, तो प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोज़ अरेंज किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ चैप्टर नंबर अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए जय हिंद।